दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिंट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका CTET 2020 सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आपका पर्यावरण अध्ययन EVS का हमारा ये वीडियो होगा। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस ऑल हिंट एग्जाम चैनल पर आपका CTET 2020 के लिए सुपर 30 क्वेश्चन का एक सीरीज चला जा रहा है। और इस सीरीज के अंतर्गत आपका पर्यावरण अध्ययन का ये 6वें क्लास का वीडियो होगा, अर्थात 6वें पार्ट का वीडियो होगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन पार्ट 6। पहला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन पार्ट 6 में प्लेग है। पहला कवक जनित बीमारी, दूसरा विषाणु जनित बीमारी, तीसरा जीवाणु जनित बीमारी, चौथा खनिज जनित बीमारी। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका तीसरा विकल्प जीवाणु जनित बीमारी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी डिजीज होती है। यह एक संक्रमण इन्फेक्शन रोग होता है जो पास्ट्यूलेरा पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ टाउन पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू दंश से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है। यह कभी कभी न्यूमोनिया का रूप धारण करता है। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जीवाणु जनित बीमारी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, गैसीय अपशिष्ट है। पहला घरों की नालियों का गंदा पानी, दूसरा सब्जी एवं फलों के छिलके, तीसरा खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, चौथा लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका चौथा विकल्प लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं जो है उसको गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि गैसीय अपशिष्ट जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट कैसे होते हैं? जैसे लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों के चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाली धुआं, ये सब क्या है? गैसीय अपशिष्ट हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? पहला बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, दूसरा बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, तीसरा फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, चौथा कायिक जनन द्वारा वितरित। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका चौथा विकल्प कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे जो हैं वे दूर दूर प्रसारित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। कायिक जनन एक अलैंगिक जनन क्रिया होती है जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह एक क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। दोस्तों क्लोन आप समझ रहे होंगे, क्लोन जो होता है वो एकदम सेम टू सेम नकल वाला होता है। जैसे कि किसी का हमशक्ल होगा वो क्या होगा? क्लोन होगा। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प कायिक जनन द्वारा वितरित होते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? पहला सहभोजी, दूसरा परजीवी, तीसरा मृतोपजीवी और चौथा सहजीवी। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सहभोजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया है इसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, गैस्ट्रोपोड एक कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजेन चिपकी रहती है, वेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों? यानी कि किसी दूसरे जीव के ऊपर अपने आप को स्थापित कर देते हैं और उससे लाभ लेते हैं। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सहभोजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या होगा? पहला अंतिम अपघटक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा प्राथमिक अपघटक, चौथा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका चौथा विकल्प खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हरे पौधे, उसके बाद कीड़ा, उसके बाद सांप, उसके बाद मोर। तो दोस्तों ये उत्पादक मोर खाद्य श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष स्थान पर होगा, यानी कि आपका ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। इसलिए आपका 5 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? पहला ग्रेनाइट, दूसरा बलुआ पत्थर, तीसरा संगमरमर, चौथा चूना पत्थर।
तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका तीसरा विकल्प संगमरमर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न आपका तीसरा विकल्प संगमरमर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न दोस्तों, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पहला कैल्शियम सल्फेट, दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, चौथा सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका चौथा विकल्प सोडियम क्लोराइड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम मिली प्रति लीटर होता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र आपका NaCl होता है जो एक संबंध एक अनुपात में सोडियम और क्लोराइड के आयन को दर्शाता है। तो दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सोडियम क्लोराइड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों आठवें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प उपराष्ट्रपति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका उपचुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों आठवें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प उपराष्ट्रपति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा बलुई मिट्टी। तो दोस्तों नौवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि उर्वरकों की कमी पाई जाती है परंतु ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? पहला द्वितीय चरण उपभोक्ता, दूसरा प्रथम चरण उपभोक्ता, तीसरा तृतीय चरण उपभोक्ता, चौथा उपभोक्ता। तो दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका सेकंड ऑप्शन प्रथम चरण उपभोक्ता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपका पौधा होता है, पौधे के बाद शाकाहारी जंतु होते हैं, उसके बाद मांसाहारी जंतु होते हैं। तो दोस्तों उत्पादक प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करता है उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे तथा जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे कि गाय, बैल, बकरी आदि। तथा जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे कि सांप, शेर, मनुष्य, मोर आदि। मनुष्य प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प प्रथम चरण उपभोक्ता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? पहला सृजनात्मक विधि, दूसरा लक्ष्य केंद्रित विधि, तीसरा चयनात्मक विधि और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के ये सभी गुण होने चाहिए, जैसे कि लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, ये सभी होना चाहिए। इसलिए आपका 11 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं? पहला, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। दूसरा, यह विधि मितव्ययी नहीं है। तीसरा, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रेक्षण विधि की सीमाएं आपका समस्या के चुनाव से परिणाम की वैधता
निर्धारित करने के प्रत्येक स्तर पर इसकी उपयोगिता संदेह रहित रहती है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपका 12 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न दोस्तों, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? पहला, किसी स्थान का अजीवी घटक। दूसरा, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। तीसरा, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। चौथा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका चौथा विकल्प, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों कैसे कहते हैं? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणु जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र अनुन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। परितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अनुन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जैसे कि तालाब है, वन है, ये सब क्या है? आपके पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला, शरीर का भार कम होना। दूसरा, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। तीसरा, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। और चौथा, अधिक तेज चाल। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का मुख्य कारण यह होता है कि मानव के 2 हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं तथा मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। इससे कार्य करने में कुशलता का विकास होता है तथा कार्य भी तेजी से पूरा होता है। सभी जंतुओं में मानव ही 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, जिसका लाभ है कि मनुष्य अधिक तेज चाल से चलता है। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न दोस्तों, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? पहला, सिस्मोग्राफ। दूसरा, फिजियोग्राफ। तीसरा, कार्डियोग्राफ। चौथा, बैरोग्राफ। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सिस्मोग्राफ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है जिसमें 0 से लेकर के 9 अंक तक चिन्हित होता है तथा प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता को बताता है। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न आपका पहला विकल्प सिस्मोग्राफ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? पहला बृहस्पति, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र, चौथा बुध। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बुध बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति जो है वो इस प्रकार है, जैसे कि सबसे नजदीक आपका बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न आपका चौथा विकल्प बुध बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला गुजरात में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प गुजरात में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न आपका पहला विकल्प गुजरात में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न दोस्तों, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। पहला, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। दूसरा, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरा, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। चौथा, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यह निरीक्षण विधि की विशेषता यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, नहीं होगा। अब दोस्तों निरीक्षण विधि की विशेषता क्या होती है देख लीजिए। पहला है, यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है। दूसरा, व्यक्ति के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है उतना किसी अन्य विधि से नहीं। तीसरा, कक्षा में छात्रों के व्यवहार समूह में उनकी स्थिति तथा उत्तेजना की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? निरीक्षण विधि के द्वारा। और चौथा निरीक्षण विधि की विशेषता है, पाठ्यक्रम स्वागामी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। पांचवा है, अवलोकन के अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते हैं। तो दोस्तों निरीक्षण विधि की मैंने 5 विशेषताएं आपको बता दी हैं। और 18 नंबर के प्रश्न आपका दूसरा विकल्प यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ये आपका मनोवैज्ञानिक विधि विशेषता नहीं है निरीक्षण विधि की। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पहला पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा द्रवित पेट्रोलियम गैस, चौथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में आपका
चौथा विकल्प संपीड़ित प्राकृतिक गैस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी वाहनी ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरण से नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही सीएनजी कहते हैं। चूंकि यह गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दाब के बने गैसों के समान होता है। इसमें मुख्य रूप से मेथेन, एथेन और प्रोपेन होता है सीएनजी गैस में। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प संपीड़ित प्राकृतिक गैस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न दोस्तों, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? पहला भूवैज्ञानिक चक्र, दूसरा जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा रासायनिक चक्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जैव भू रासायनिक चक्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व क्या है? पहला है कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जैव भू रासायनिक चक्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? पहला सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा हेमवती नंदन बहुगुणा, तीसरा मदर टेरेसा, चौथा महात्मा गांधी। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बेहद आसान प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अब दोस्तों क्यों सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है? क्योंकि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ था। तो पेड़ से चिपकने के कारण आपका चिपको आंदोलन कहा गया। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर पर प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? पहला प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा वसा, चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प प्रोटीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एफ सैंगर 1953 ने, एफ सैंगर क्या है दोस्तों? एफ सैंगर आपके एक वैज्ञानिक हैं। तो एफ सैंगर 1953 ने पहल गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए उन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए। मानव इंसुलिन का सन 1965 में सान ने संश्लेषण किया था। तो दोस्तों 22 नंबर की प्रश्न आपका पहला विकल्प प्रोटीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? पहला पराग कणों में, दूसरा मूल शीर्ष में, तीसरा तने में, चौथा पराग कोश में। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प पराग कोश में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होता है, जहां परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार की कोशिका विभाजन है, यूकैरियोटिक प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं। सभी जंतु तथा भूमि पर उगने वाले पौधों समेत अधिकांश जीवधारियों में युग्मकों को अंड कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका कहते हैं। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प पराग कोश में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 24 नंबर पर अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? पहला सर्वाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा शाकाहारी, चौथा डेट्रिटिवोर। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प शाकाहारी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला जो होती है वो इस प्रकार होती है, जैसे कि सबसे पहले आपका उत्पादक होता है, उसके बाद शाकाहारी होते हैं, उसके बाद मांसाहारी होते हैं और उसके बाद आपके अपघटक होते हैं। तो दोस्तों प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस प्रकार जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प शाकाहारी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? पहला बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा ब्रूफेन, तीसरा पैरासीटामोल, चौथा लीव 52। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प पैरासीटामोल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक कॉमन दवा है। तो दोस्तों क्यों होगा पैरासीटामोल? क्योंकि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है वो आपका पैरासीटामोल है। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? पहला स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा एस्परजिलस, तीसरा रेट्रोवायरस, चौथा लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प लैक्टोबैसिलस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोबैसिलस।
27वां प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? पहला जेनिंग्स, दूसरा लैंड स्टीनर, तीसरा पेंटिन एवं मास्ट, चौथा कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प लैंड स्टीनर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंड स्टीनर ने वर्ष 1901 में किया था। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया था। पहला है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। तो ए बी रुधिर वर्ग जो होता है वो सर्वग्राही होता है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं, दोनों एंटीजन होते हैं, तथा परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है, तथा ओ जो होता है ओ वह सर्वदाता होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प लैंड स्टीनर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, प्याज, आलू, अदरक है। पहला तना, दूसरा जड़, तीसरा अपस्थानिक जड़ें, चौथा शल्क पत्र। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प तना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्याज, आलू, अदरक के अतिरिक्त भी कुछ फल और सब्जियां हैं जो आपके तने का उदाहरण होते हैं, जैसे कि आपका प्रकंद, हल्दी, अदरक कंद, आलू, शल्ककंद, प्याज, लहसुन, घनकंदी, अरबी, ये सब क्या है आपके तने के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यानी कि इनका जो क्या होता है, ये आपका तना होता है। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प तना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर पर जो प्रश्न है, एक कोशी सूक्ष्म जीव है। पहला विषाणु, दूसरा स्पाइरोगायरा, तीसरा पैरामीशियम, चौथा हाइड्रा। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प पैरामीशियम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरामीशियम एक कोशी जीव होते हैं। एक कोशी वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में आपका पैरामीशियम ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के 6वें क्लास का, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? पहला रीठा, दूसरा रुद्राक्ष, तीसरा तेंदु, चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 30 नंबर के आखिरी प्रश्न में आपका पहला विकल्प रीठा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि रीठा पादप का उत्पादक होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प रीठा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उन सभी दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी जो ऑल ओवर इंडिया में सीटेट 2020 की तैयारी करने में लगे हुए हैं, हमारे सभी भाई बहन दोस्त। तो उन सभी के पास हमारा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहला वीडियो हमारे चैनल का देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार और सबसे पहले मिलती रहेगी, और आप हमारे इस चैनल पर लगातार जुड़े रहेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।